हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, ये हमारी टेस्ट सीरीज की श्रृंखला चलेगी जिसमें हम आज ध्येय आईएएस के द्वारा जो टेस्ट लिया गया है उसको यहाँ पर देखेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग इसको किस प्रकार से टेस्ट को सॉल्व करते हैं और क्या अप्रोच होने चाहिए उसको यहाँ पर देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक, उपरोक्त में से कौन भारत में अभिलेख न्यायालय है? तो देखिए, अभिलेख न्यायालय कौन है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक, ये क्या है? भारत में अभिलेख न्यायालय है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक, जिसमें से सर्वोच्च न्यायालय में यानी आर्टिकल 129 के तहत और आर्टिकल 215 के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय। अभिलेख का मतलब होता है यहाँ पे जितने भी अदालत के आदेश होंगे, रिकॉर्ड होंगे, वो सब यहाँ पे रखे जाएंगे। ठीक ना, वो रिकॉर्ड के रूप में रखे जाएंगे। फिर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के आधार क्या हैं? ठीक, यानी भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की जब घोषणा की जाती है तो उसको लेकर क्या आधार है? तो इसमें क्या कहा गया है कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या है? पहला, युद्ध, आंतरिक अशांति और बाह्य आक्रमण। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल 352 के तहत, देखिए आर्टिकल 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। ठीक, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कब किया जाता है? जब युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित किया जाता है, आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन ये कट जाएगा और ये युद्ध और बाह्य आक्रमण। तो आप देखेंगे 1 और 3 जिस पे होगा वही सही होगा हमारा। ठीक, ये हमारे अनुच्छेद 352 में दिया भी गया है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से में की सुरक्षा को लेकर खतरा होता है तो राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। ठीक, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस आधार पर? युद्ध, बाह्य आक्रमण के आधार पर। कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 352 के। ठीक, ये दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो निम्नलिखित में से किसके पास भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने की शक्ति है? यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है उसको बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? तो आर्टिकल देखिए 138 के तहत संसद के पास ये अधिकार है कि वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकता है। ठीक, फिर अगला देखेंगे, यदि राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में पर्याप्त संशोधन किया जाता है तो क्या होगा? देखिए, आर्टिकल 109 के तहत धन विधेयक कहाँ पर पारित होता है? लोकसभा में पारित होता है। ठीक, लोकसभा में पारित होता है और पारित होने के बाद यह राज्यसभा में भेजा जाता है। ठीक, जब राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा के पास यह अधिकार होता है या तो वह स्वीकार कर ले या तो वह अपनी सिफारिश, कुछ सिफारिशें हैं वो लोकसभा को भेज दे। हालांकि वह उसके लिए टाइम पीरियड होता है 14 दिन। 14 दिन में वो ऐसा कर सकती कि अंदर कर सकती। यदि वो ऐसा नहीं कर पाती तो उसको स्वतः पारित मान लिया जाता है। लेकिन यदि राज्यसभा की जो सिफारिशें होती हैं उसको लोकसभा स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। तो हम देखेंगे लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए, अस्वीकार करते हुए विधेयक पारित कर सकती है। तो हमारा यही वाला उत्तर सही होगा। लोकसभा विधेयक पर आगे विचार नहीं कर सकती है तो यह ऑलरेडी गलत होगा। विधेयक पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को भेज सकते, बिल्कुल नहीं भेज सकता, ना तो पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। ठीक, फिर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5वां नंबर। आप देखेंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन स्थापित करता है कि संघ का यह कर्तव्य है कि वह राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से बचाए? कौन करता है ये? देखिए, तो हमारा क्या है, संविधान में प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 352 के तहत ये दिया गया है कि राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से कौन बताएगा? केंद्र सरकार बचाएगी, यानी संघ का यह कर्तव्य है। ठीक, ये संवैधानिक प्रावधान है। ठीक, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिए आदिवासी भूमि को निजी पार्टियों को हस्तांतरित करना शून्य और अमान्य घोषित किया जा सकता है? ठीक, ये किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो आर्टिकल नहीं, अनुसूची, तो 5वीं अनुसूची है। देखिए, 5वीं अनुसूची के तहत ये कहा गया है कि जो खनन है आदि के लिए आदिवासी भूमि को निजी पार्टियों को हस्तांतरित करना शून्य और अमान्य घोषित किया जा सकता है। ये 5वीं अनुसूची में दिया। देखिए, 5वीं अनुसूची में आप देखेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना, राज्यों के अलावा किसी भी क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के लिए के प्रशासन को नियंत्रित करना। ठीक, अनुसूचित जातियों से संबंधित प्रावधान है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7, जिसमें है किसी
निम्न में से किसी व्यक्ति के शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं है। देखिए क्या आप ये वर्ड बहुत देखना करिए कि क्या पूछा है, कि है कि नहीं है ना। यहाँ पे कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या नहीं है, किसकी शपथ का उल्लेख नहीं है। तो आप देखेंगे कि राष्ट्रपति, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का है, नियंत्रक महालेख परीक्षक है, राज्य विधानमंडल के सदस्य का है, लेकिन राष्ट्रपति का नहीं है। ठीक, फिर हम आप देखेंगे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 होगा, जिसमें हम क्या दिया गया है कि राज्य के अधीन कोई लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई उपहार या भुगतान किसकी सहमति से स्वीकार कर सकता है। तो आप जानते ही होंगे कि राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनकी सहमति के आधार पर किसी विदेशी राज्य से लाभ या कोई अन्य चीज़ हम स्वीकार कर सकते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य को, देखिए थोड़ा सा, राज्य को बीमारी और विकलांगता के मामलों में शिक्षा के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने का निर्देश देता है। तो कौन सा आर्टिकल देता है, अब यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल 38 है कि 38 है कि 41 है, 45 है, 46 है। कौन सा आर्टिकल है, तो आप देखेंगे 41, बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा के समय क्या होगा, काम लोक सहायता और शिक्षा के अधिकार को सुरक्षित करने का प्रावधान है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सभी रूपों में न्याय को समाहित करता है। तो इसमें आप देखेंगे आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 क्या कहता है, आर्टिकल 38 ये कहता है कि देखिए कि न्याय के सभी रूपों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होना चाहिए। आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं में अवसरों की असमानता को पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहिए। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 11 में भारत का चुनाव आयोग निम्नलिखित में से किसके चुनाव के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो आप सभी जानते होंगे कि जो चुनाव आयोग होता है वो विधानसभा का चुनाव भी कराता है, लोकसभा कराता है, राष्ट्रपति कराता है, लेकिन शहरी स्थानीय निकाय का नहीं कराता, क्योंकि इसके लिए अलग से कौन होता है, राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग का ये काम होता है कि इनका इलेक्शन करवाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन नई लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के गठन के लिए चुनावों को अधिसूचित करता है, कि अधिसूचना कौन जारी करता है, लोकसभा और राज्य विधानसभा के गठन के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है। तो कौन जारी करता है, आप देखेंगे कि यहाँ पे दोनों मामले में भारत का निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करता है, ना कि राष्ट्रपति जारी करता है। कई वो लोग राष्ट्रपति राज्यपाल लगा देते हैं, तो अधिसूचना जारी करने का काम होता है भारत के निर्वाचन आयोग का। तो ठीक, ये आप देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत सूचीबद्ध अधिकारों को किन आधारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है, कि धर्म की स्वतंत्रता के तहत जो अधिकार दिए गए हैं उनको किस आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो इसमें आप देखेंगे लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, नैतिकता, तो इन तीनों आधारों पर किया जा सकता है प्रतिबंधित। ठीक, यानी कि जो आपको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है उसको लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता को देखते हुए आप उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, डी। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत में पंचायत चुनाव लड़ने का अधिकार है, क्या है। तो आप लोग बताइए कि भारत में पंचायत चुनाव लड़ने का अधिकार क्या है। तो पंचायत चुनाव लड़ने का अधिकार एक प्रकार का क्या है, संवैधानिक अधिकार है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। राज्य मंत्रिपरिषद की मंत्रिमंडलीय समितियों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो मुख्यमंत्री द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद की मंत्रिमंडल की जो समितियां होती हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। ठीक, फिर देखेंगे वह भारत निम्नलिखित अर्हताओं पर विचार कीजिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, विधानसभा का सदस्य होने का योग्य होना चाहिए, उसे राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए जहाँ उसे नियुक्त किया जाता है। ठीक, तो राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति के लिए संविधान द्वारा प्रयुक्त निम्न में से कितनी अर्हताओं का प्रावधान किया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक, और क्या दिया है,
वह विधानसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। जहाँ उस राज्य का बाहर व्यक्ति का होने वहाँ से देखिए संवैधानिक प्रावधान में किस अर्हताओं का उल्लेख है, तो आप देखेंगे इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है और इसका है, तो केवल इसमें एक आ जाएगा। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये आर्टिकल 157 में दिया गया है कि भारत के संविधान में राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए 2 संवैधानिक अर्हताएं दी गई हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ना कि विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। वह भारत का नागरिक और 35 वर्ष की आयु, तो इसमें आप देखेंगे 35 वर्ष तो है नहीं, तो हम केवल एक मिस में लगाएंगे। ठीक, चलिए फिर आप अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। दक्षिणापथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणापथ मार्ग बंदरगाह शहर तामलिप से अर्कामेड़ तक फैला हुआ है। सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में जाना जाता है। ठीक, देखिए सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में एकदम सही बात है, ये एकदम करेक्ट है। दक्षिणापथ मार्ग बंदरगाह शहर ताम्रलिप्त से अर्कामेड़ तक फैला हुआ है। तो देखिए ये दक्षिणापथ मार्ग यहाँ ये गलत है, ताम्रलिप्त से अर्कामेड़ तक नहीं फैला हुआ है। यह आपका श्रावस्ती से प्रारंभ होता है और ये चित्रकूट उज्जैन होते हुए ये प्रतिष्ठान तक जाता है। ठीक, तो ये आपका नहीं होगा और इसमें केवल बी आप इसमें करेक्ट रहेंगे। फिर पांड्य साम्राज्य का उल्लेख मेगास्थनीज ने किया, जिन्होंने कहा था कि उनका साम्राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। उनकी राजधानी क्या थी, यानी पांड्य की राजधानी क्या थी? आप लोग सभी लोगों पांड्य की राजधानी क्या थी? मदुरै। ठीक, पांड्य की राजधानी क्या थी? मदुरै थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से गुप्तकालीन सिक्कों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? आप देखेंगे गुप्त राजाओं ने क्या किया था, बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे, तो उनका नाम था दिनार, एकदम सही बात है। फिर आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त ने क्या किया था? चांदी के सिक्के जारी किए थे, एकदम सही है। सिक्कों के अग्रभाग पर राजाओं की आकृति उकरी गई तथा पृष्ठभाग पर देव प्रतिमाओं की, सही बात है। गुप्त राजाओं द्वारा जारी किए गए सबसे अधिक सिक्के तांबे के थे, ये गलत है। देखिए ये इस ऑप्शन से ही आप समझ जा रहे हैं कि गुप्त राजाओं द्वारा सबसे ज़्यादा सिक्के जारी किए गए वो, देखिए एक तो सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा जारी किए जिनका नाम था दिनार, तो यहाँ पे तांबा हो ही नहीं सकता, तो ऑलरेडी ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित एक संदर्भ में यह विश्वास किया जाता है कि वह स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले स्रोतों का संग्रह है। तो स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले स्रोतों का संग्रह क्या है? तो आप देखेंगे इसमें थेरी गाथा वह प्रारंभिक क्या था कि एक रचित, मतलब वहाँ बौद्ध भिक्षुणियाँ होती थी, वो क्या कहती थी कि मतलब ये वहाँ मतलब क्या करते थे, वो छंदों का एक प्रकार का ये स्रोत जो होते थे वो संग्रह होते थे, तो ये उसको पाली भाषा में ये लोग भजन या गीत के रूप में गाती थी, तो इसमें क्या होगा? थेरी गाथा होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो आप देखेंगे कि इनमें से कौन राजा कृष्णदेव राय का दरबारी कवि नहीं था? तिम्मन, धुर्जटी, सिद्धेश्वर, मल्लाना। राजा कृष्णदेव राय का दरबारी कवि नहीं था, तो आप देखेंगे तिम्मन था, धुर्जटी भी था, मल्लाना भी था, लेकिन सिद्धेश्वर नहीं था। सिद्धेश्वर नहीं था तो आप देखेंगे कि मल्लाना भी था, चूँकि देखिए सिद्धेश्वर जो है इसका ऐसा कोई प्रमाण तो मिलता नहीं कि इसका दरबारी कवि है ना। धुर्जटी, तिम्मन और मल्लाना का मिलता है। ठीक, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सम्राट अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन की पहचान करें, कौन सा सही है? ठीक, जिसमें आप देखेंगे जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था, पहला है। दूसरा पूछता है कि सिंघली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध पर शासन कर लिया। ठीक, इसमें वो पूछा है कि कौन सही है? तो क्या जैन अनुश्रुति ये कहते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी? ठीक, ये जैन अनुश्रुति नहीं कहती है, देखिए ये सिंघली कहती है, यानी कि क्या कहता है? सिंघली अनुश्रुति कहती है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया, तो ये ऑलरेडी गलत हो जाता है क्योंकि जैन नहीं है, सिंघली है। और सिंघली अनुचित ने अशोक ने बिंदुसार के विरुद्ध मगध पर शासन की, ये गलत है। इसमें क्या होगा? जैन अनुचित होगी। तो यानी आप देखा जाए इसका जो ऑप्शन है, आप देखेंगे इसमें ऑप्शन डी ये सही होगा। ठीक, क्योंकि देखिए जैन अनुचित क्या कहती है कि अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध पर शासन किया। सिंघली अनुचित क्या कहती है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया। ठीक ना, दोनों का उल्टा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, पुनर्जन्म का सिद्धांत, ठीक, और
याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमको कई बार होता है एक दो चीज़ नहीं पता होती है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि थोड़ा सा जैसे एक तो नहीं पता हो लेकिन एक आध पता होता है, तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको हम सही करें। जैसे वैश्य शब्द का प्रयोग, तो जैसे हमको अगर ये पता है कि वैश्य शब्द का प्रयोग वाजसनेयी संहिता में किया गया है, ठीक। और पुनर्जन्म का सिद्धांत तो आप देखेंगे कि शतपथ ब्राह्मण में किया गया है, ठीक। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद तो बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया। चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख तो ये इसको ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप देखेंगे 4 3 2 1, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए दिया है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के सैन्य सफलताओं के उल्लेख से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख सही है। तो आप देखेंगे गिरनार अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। देवपाड़ा आप देखेंगे बंगाल शासकों से संबंधित। ग्वालियर अभिलेख आप देखेंगे कि वहाँ पर अमार वंश के शासकों से। तो नासिक अभिलेख ऐसा होता है जो गौतमीपुत्र सातकर्णी के सैन्य सफलताओं से संबंधित है, तो इसमें ये होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसमें कथन कारण है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे। देखेंगे इसमें ये कहता है कि बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। चलिए ठीक है, मानते हैं, हाँ सही बात है। महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य एवं पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है, एकदम सही बात है। तो महावीर कहते हैं कि पूर्व में जो जब लोग पुण्य और पाप अर्जित करते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनके जन्म का उच्च या निम्न कुल में होता है, इसीलिए बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है, ठीक। तो यानी कि ये जो कथन कारण है वो कथन की व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे आपका एक और जो कि दोनों सही भी हैं और आर जो है वो एक की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो आप समझ गए, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, इसका मुख्य कारण क्या था। देखिए बलबन के लौह एवं रक्त नीति अपनाने का कारण क्या था। मंगोल के आक्रमण से बचाव, बिल्कुल गलत बात है ना। राज्य का विस्तार करना, ये भी सही नहीं है। इस्लाम का विस्तार करना, ये भी सही। सुल्तान की प्रतिष्ठा स्थापित करना, ये एकदम करेक्ट है कि सुल्तान की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए बलबन द्वारा रक्त एवं लौह की नीति अपनाई गई, ठीक। अब देखेंगे ऋग्वेद के 10वें मंडल में कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है। तो आप देखेंगे पुरुष सूक्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है जिसमें विवाह समारोहों पर प्रकाश डाला गया है, ठीक। अब आप देखेंगे 11वां नंबर, नहीं आप देखेंगे 28 क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि व्यक्ति और उनकी कृति, जैसे मान लीजिए कि जो उदंड दिए गए हैं, उदंड ने किसकी रचना की। तो आप देखेंगे उदंड जो है उनके द्वारा मालिका मारुत की रचना की गई, एकदम सही है। सायण तो सुधानिधि, एकदम करेक्ट है। यादव प्रकाश वैजयंती, ये भी एकदम सही है। तो भवभूत मालती माधव, ये भी एकदम सही। तो यहाँ पे ऑप्शन में 1 2 3 4 यानी टोटल चारों सही है। तो आप एकदम अच्छे से इसको याद करिए। उदंड ने मल्लिका मारुत की रचना की है, सायण ने सुधानिधि की रचना की है, यादव प्रकाश ने वैजयंती की रचना की है, भवभूत ने मालती माधव की रचना की है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया जाएगा और आप इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप इन चीज़ों को कहीं लिख लीजिए और उसको 1 से 2 बार कम से कम, क्योंकि देखिए साहित्य को लेकर, साहित्य हो गई और किसी की कृति हो गई तो उसको लेकर पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना, और हमेशा पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्या कहता है कि स्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है। तो जैसे स्थायी बंदोबस्त ने भू स्वामित्व का अधिकार जमींदार में निहित किया, एकदम करेक्ट बात है। स्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा, ये अब थोड़ा अपन को डाउट लग रहा है, तो अपन इसको पहले ऐसे करेंगे, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। स्थायी बंदोबस्त के अधीन उच्च मालगुजारी निर्धारण का भार कृषकों पर डाल दिया गया, एकदम सही बात है। स्थायी बंदोबस्त के अधीन भूमि के वास्तविक कृषकों की दशा में बिल्कुल गिरावट आई, तो एकदम करेक्ट बात है। यानी कि आप देखेंगे जब स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था तो सबसे पहले भूमि स्वामित्व का अधिकार जमींदार में चला गया। स्थायी बंदोबस्त उच्च मालगुजारी का निर्धारण कृषकों पर डाल दिया गया। जो भूमि का वास्तविक स्वामी था कृषक, उसकी दशा में गिरफ्त, एकदम सही बात है। हमने ये इसको देखो डाउट में रखा था और ये देखो यही गलत हो गया। तो यही हम इसमें पूछा भी था कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो एकदम ये ठीक। अब चलते हैं 30 नंबर में। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और काल क्रमानुसार उसको सेट कीजिए। तो जब काल क्रमानुसार आपको सेट करने की बात आ जाती है तो आप सबसे पहले उसको एक साइड में लिख लिया करिए कि जैसे रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई, ठीक, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई, तो ये आप एक जगह लिख लिया करिए। जैसे रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई,
ठीक, तो आप देखेंगे कि 1897 में। ठीक, आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो आप देखेंगे 1875 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, तो आप देखेंगे 1828 में। परमहंस मंडली की स्थापना हो कब हुई, देखिए मान लीजिए जैसे इसमें एक दो आपको डाउट लगे कि आपको नहीं पता है, तो आप देखो इसमें 1840 हो जाएगा, इसकी स्थापना हुई। तो सबसे पहले देखो सबसे कम क्या है, ब्रह्म समाज 1828 यानी तीन, फिर आप देखेंगे परमहंस मंडली तो 1840, तीन और चार, तो तीन और चार आप देखेंगे इन दोनों में है। अब हमको तीसरे नंबर तक जाना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही, तो आर्य समाज 1875 में, यानी कि 3 4 2 ये वाला देखिए ऑप्शन हमको मिल गया एक। ठीक, इस तरह करना है, यानी कई बार हमको दो चीज़ें सिमिलर मिल जाती हैं, हमको तीसरे तक जाना है। कई बार होता है कि हम लोग दो तक जाते हैं और बाकी हमको पता चल जाता है, लेकिन कई बार हमको तीन तक भी जाना पड़ता है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप, इसको याद कर लीजिए कि रामकृष्ण मिश्र 1897 में, परमहंस मंडली 1840 में, आर्य समाज 1875 में, और उसके बाद ब्रह्म समाज 1828 में। ठीक, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 31 नंबर हमारे क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या पूछा गया है कि समाचार पत्र और उनके संपादक पूछा गया है। तो नवजीवन की रचना किसने की थी, तो महात्मा गांधी, एकदम करेक्ट। मराठा बाल गंगाधर तिलक की, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। तो इसमें आप देखेंगे कि चारों ऑप्शन सही हैं, चारों आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यानी कि चार। फिर 32 नंबर आप देखेंगे। 32 नंबर में आप देखेंगे कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या की, द्वैध प्रणाली का अंत किया, एकदम सही। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, अभी आपने पढ़े कि स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी, ये भी सही है। सर जॉन शोर ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, ये भी सही है। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली अपनाई। तो आप देखेंगे जो इसमें चारों सही हैं, तो ऑप्शन 4 में। फिर क्वेश्चन नंबर आप 13 देखेंगे। इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कि भारतीय राज्यों में से कितने म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आप देखेंगे कि नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, लेकिन असम नहीं है। क्योंकि देखिए असम ऐसे करके ऐसे तक जाता है, वो त्रिपुरा और इधर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। ठीक, तो आप देखेंगे इन तीनों का बॉर्डर लगता है, एक अरुणाचल प्रदेश पड़ जाता है, उसका बॉर्डर यहाँ पे लगता है, किससे, म्यांमार यहाँ पे है, ऐसे करके। ठीक, तो आप देखेंगे इसमें 1 2 3, तो 3। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अस्मिता परियोजना के बारे में पूछा गया है। इसे महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ध्यान से देखिएगा, इसमें महिलाओं को अपने वित्त का बेहतर प्रबंधन करने में मदद करने के लिए वित्तीय साक्षरता का एक घटक शामिल है। देखिए महिला बाल विकास मंत्रालय अस्मिता योजना को चालू करेगा। अस्मिता योजना जो कि एजुकेशन को लेकर है, ये कौन चालू करता है, आपका शिक्षा मंत्रालय। ठीक, इसमें महिलाओं को क्या किया गया था, अपने वित्त का प्रबंधन करने के लिए नहीं था। इसमें देखिए, इसमें बहुत सी भाषाओं के शब्दकोश, अनुवादक है ना, और उस समय जो भी जैसे किसी चीज़ को समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए एक ट्रांसलेटर की व्यवस्था की गई। तो उसके लिए इतना कि फाइनेंस यानी वित्त के बेहतर प्रबंध के लिए गई थी। तो इसमें आप देखेंगे कि ऑप्शन डी आएगा। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 35 आप देखेंगे। 35 में देखेंगे कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी विदेशी कंपनी उनकी स्थापना वर्ष इसको याद कर लिए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की 1664 में, पुर्तगाली आप सभी जानते हैं 1498 में आए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1604 में आए, ये आपको कंफ्यूज कर देगा। देखिए डच कब आए थे, 1602 में आए थे, ना कि 4 में आए थे। ठीक, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में आए थे। हाँ एकदम करेक्ट बात है कि अंग्रेज 1599। कई बार लोग इसको सोचते हैं 1599 में, 1599 कैसे आए, और जो आने का इनका क्रम था, सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। तो ये क्रम भी याद करिएगा कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मराठाओं द्वारा की गई निम्नलिखित प्रमुख संधियों का सही कालक्रमानुसार, देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि जो है कालक्रमानुसार सेट करिए। जैसे संधि हो गई, कोई युद्ध हो गया, तो हम देखेंगे इसको कैसे देखेंगे, अगर हमको पता है कि नहीं पता है वो सब देखेंगे। देखिए जैसे कई बार लोगों को संगोला की पता रहता है कि 1750 में हुई थी संधि। ठीक, आप देखेंगे आप सुरजी अर्जुन गांव की संधि, ये देखेंगे 1803 में हुई थी। ठीक, आप देखेंगे बासीन की संधि कब हुई थी, तो 1802 में हुई थी। सूरत की संधि 1775 में हुई थी। देखिए याद कर लीजिएगा। तो आप देखेंगे संगोला 1750 यानी 3
3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। फिर आप देखेंगे 1775 कौन है, सूरत की संधि। 3 के बाद 1, तो 1 इसमें है। फिर आपको बाकी पता हो चाहे ना पता हो, आप टिक कर ले जाएंगे। तो ये 3 1 2 4। 37 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे आप। निम्नलिखित में से किस आयोग ने अकाल को स्थापित करने का प्रयास किया तथा वर्ष 1883 ईस्वी में अकाल संहिता निश्चित की? तो कौन था 1883 में अकाल संहिता निश्चित करने वाला? था स्ट्रेची आयोग। ठीक, देखिए ये भी अकाल आयोग अकाल से संबंधित है। लायल भी मैकडोनाल्ड के उसमें बना था, लेकिन 1883 में क्या बना था, अकाल संहिता, और उसमें स्ट्रेची आयोग का गठन हुआ था। ठीक, 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कथन कारण वाला। आप देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। इस आंदोलन को शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी, इसलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल सही बात है कि देखिए 9 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई थी, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से छोड़ा जाता था। क्विट इंडिया मूवमेंट की, तो यानी आर ये दोनों सही है, और इसकी जो व्याख्या भी ये कर रहा है। ठीक, आर जो है एक ही व्याख्या कर रहा है। ठीक, अब 39 क्वेश्चन आप देखेंगे कि राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से किस पत्रिका के माध्यम से सती प्रथा का घोर विरोध किया गया था? मिरातुल अखबार, प्रज्ञा का चांद, ब्राह्मणिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी। तो आप देखेंगे कि इसमें कौन सा है, संवाद कौमुदी। फारसी समाचार पत्र था, फारसी नहीं था, ये हिंदी में था, ये था मिरातुल अखबार। संवाद कौमुदी में उनके द्वारा सती प्रथा का घोर विरोध किया गया। फिर आप देखेंगे हाइड्रोपोनिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मृदा आधारित पोषक तत्वों से भरपूर कृषि क्षेत्र में पौधे उगाने की एक वृद्धि है। और हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है हाइड्रो मतलब जल, तो जल में पौधे उगाने की तकनीक है, ना कि मृदा में। तो ये ऑलरेडी गलत हो जाता, आप यहाँ से समझ जाएंगे, इस वर्ड से ही समझ जाएंगे। तो इसको आप इससे रिलेट करिए। ठीक, शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहाँ कृषि योग्य भूमि प्रदूषित है, ये एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 41 आप देखेंगे, पृथ्वी की सतह इंफ्रारेड किरणों के रूप में दीर्घ तरंग विकिरण उत्सर्जित करती है। दीर्घ तरंग विकिरण पृथ्वी के ताप बजट में आने वाले और बाहर जाने वाले विकिरण के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। ठीक, देखिए तो दीर्घ तरंग कौन, पृथ्वी की सतह इंफ्रारेड किरणों के रूप में दीर्घ तरंग विकिरण उत्सर्जित करती है, एकदम सही बात है। लघु तरंग जो आती हैं उससे ये गर्म होती है और दीर्घ तरंग उत्सर्जित करती है। जो दीर्घ तरंग विकिरण होती है, चूँकि पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 पाया जाता है ना, तो यहाँ पे दीर्घ तरंग विकिरण क्या करते हैं कि जो पृथ्वी के ताप बजट को संतुलित बनाए रखने में योगदान देती है। तो एकदम सही बात है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर आप 42 देखेंगे कि भूकंप के संदर्भ में हाइपोसेंटर का क्या तात्पर्य है। हाइपोसेंटर आप पढ़ेंगे कि हाइपोसेंटर, एपिक सेंटर है ना। तो हाइपोसेंटर P और S जो तरंगे निकलती हैं उसको प्राथमिक तरंगे और द्वितीय तरंगे बोला जाता है। तो हाइपोसेंटर क्या होता है कि एक ऐसा स्थान होता है जहाँ से भूकंप के द्वारा ऊर्जा निकलती है, उसको हाइपोसेंटर बोला जाता है। जैसे मान लीजिए ये है ये हो गया, यहाँ से भूकंप निकला, ये हाइपोसेंटर। लेकिन जहाँ भूकंप सबसे पहले यहाँ पे पहुँचा तो उसको बोलते हैं एपिक सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र भी बोलते हैं। ठीक, एपिक सेंटर। क्वेश्चन नंबर 43 आप देखें ना, इसमें पूछा गया है कि पर्वत और उनके प्रकार। हिमालयन फोल्ड माउंटेन, एकदम सही बात है। माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत, एकदम करेक्ट है। टेबल माउंटेन एक ब्लॉक माउंटेन है, एकदम करेक्ट है। अपलेशियन पर्वत पुराने वलित पर्वत हैं। तो ये भी जहाँ तक है, देखिए सही है, यानी कि ये चारों सही हैं। पूछा क्या है कि निम्न से कौन से प्रकारों में युग में गलत तरीके से मेल खाता है। तो यहाँ पे कोई भी नहीं है भाई मेल खाता है, यहाँ पे सब सही है। हिमालय फोल्डेड माउंटेन किलिमंजारो कहाँ पे है, तंजानिया में है, ज्वालामुखी पर्वत है। टेबल माउंटेन है, तो आप देखेंगे टेबल माउंटेन कहाँ है, अपलेशियन पर्वत आप देखेंगे कि ये पुराने वलित पर्वत के उदाहरण हैं। फिर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित हिमालयन श्रेणियों पर विचार कीजिए। ठीक, इसमें क्या है, जास्कर, धौलाधर, लद्दाख, काराकोरम। क्या पूछा है, दक्षिण से उत्तर, यानी यहाँ से आप दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे। अब आप देखिए, आप जब यहाँ से देखेंगे कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या आता है, धौलाधर। फिर क्या आता है, जास्कर आता है।
फिर क्या होता है, लद्दाख। काराकोरम सबसे लास्ट में आता है, तो सबसे लास्ट में जो आता है वो काराकोरम आता है। तो आप वैसे भी समझ जा रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन 4 है, यहाँ पे सबसे लास्ट में काराकोरम है, तो यही सही होगा। 2 1 3 4, धौलाधर, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। ठीक, देखिए अब यहाँ पे आपसे ये पूछा गया कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूरी तरह से शीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में स्थित है। तो मानस, नामदफा, नेवरा, फूलों की घाटी। तो आप देखेंगे न ये न ये, न मानस न नामदफा, नेवरा। क्या है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान शीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में स्थित है। फूलों की घाटी यानी वहाँ पे उत्तराखंड में है, ये अधिक ऊंचाई पर है, ये शीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में स्थित है। ठीक, फिर आप देखें कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, विद्युत बोर्ड, जिला योजना बोर्ड मौलिक अधिकारों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों में प्रयुक्त राज्य की परिभाषा में उपयुक्त में से निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जा सकता है। तो किसे शामिल किया जा सकता है, देखिए राज्य की जो परिभाषा दी गई है उसके अंदर क्या क्या शामिल किया जा सकता है। आप देखेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी आ जाएंगे, विद्युत बोर्ड भी आ जाएंगे, जिला योजना बोर्ड भी आ जाएंगे, तो इसमें तीनों होगा। ठीक, फिर देखिएगा, अब देखिए इसको ध्यान से कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। अब इसमें कौन सा सही है ये हमको कथन देखना है। तो भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है, जी नहीं। भारतीय संघ, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट नॉट बी फेडरेशन, ये हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में दिया हुआ है कि नॉट बी फेडरेशन यानी समझौते का परिणाम नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। जबकि अमेरिका में जो राज्य है वो समझौते का परिणाम है। फिर राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं, बिल्कुल सही बात है कि राज्य संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं, जबकि अमेरिका में है कि संघ जो है वो राज्यों से अलग हो सकता है। लेकिन इंडिया में दिया गया कि इंडिया इज दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट नॉट बी फेडरेशन। ठीक, नॉट बी फेडरेशन यानी उन्हें किसी भी समझौते का ना तो परिणाम है ना तो उनको अलग होने का अधिकार है, तो इसमें भी आ जाएगा। ठीक, फिर 48 में आप देखना, सदनों के समक्ष लाए जाने वाले सरकारी और अन्य कार्यों के लिए समय के आवंटन की सिफारिश करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति से संपर्क किया जाना चाहिए। यानी सदन में जो भी चीज़ सरकारी काम होते हैं, कार्य लेते हैं और उसमें जो समय के आवंटन की सिफारिश की जाती है उसके लिए कौन सी समिति कार्य करती है। तो आप देखेंगे उसके लिए एक होती है कार्य मंत्रण से अधीनस्थ विधान समिति होती है जो नियम विनियम से संबंधित होती है, एक नियम समिति भी होती है, सामान्य प्रयोजन जो कि कार्यक्रम तैयार करती है, और कार्य मंत्रणा समूह होती है जो समय के आवंटन की सिफारिश करती है। भारत का संविधान क्या मान्यता देता है, तो आप देखेंगे कि आर्टिकल 29 में भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक की मान्यता देता है, ना कि केवल भाषाई, ना कि केवल धार्मिक, ना कि धार्मिक, भाषाई और जाति, है ना, ये सिर्फ धार्मिक और भाषाई। फिर आप देखेंगे ब्लैक कोट सिंड्रोम शब्द किससे संबंधित है। ब्लैक कोट सिंड्रोम क्या है, ये न्यायालयों में आम नागरिकों द्वारा अनुभव की जाने वाली चिंता और भय से संबंधित है। ठीक, फिर 51 क्वेश्चन देखेंगे, पॉन्टिक और टॉरस पर्वत श्रेणियों के मध्य क्या स्थित है। तो पॉन्टिक और टॉरस जो पर्वत श्रेणी उसके मध्य अनातोलिया के, चूँकि ये पॉन्टिक जो पर्वत है वो टर्की के पास है। ठीक है, तो टर्की और ये पॉन्टिक और टॉरस के बीच कौन सा है, अनातोलिया का पठार है। फिर 52 नंबर देखेंगे, जूरा पर्वत के संबंध में सत्य है। तो जो क्या सत्य है, जूरा पर्वत कहाँ है, कि फ्रांस में है। तो इसमें आप देखेंगे जब कह रहा है कि राइन व डेन्यूब नदियों का उद्गम स्रोत है, तो आप गलत देखेंगे कि राइन और डेन्यूब नदियों का स्रोत नहीं है। अब फ्रांस एवं जर्मनी की सीमा बनाता है, तो गलत है, ये फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड की सीमा बनाता है। तो आप ध्यान में रखिए स्विट्जरलैंड, ठीक, यहाँ पे स्विट्जरलैंड की सीमा बनाता है। और देखिए राइन और डेन्यूब नदी की बात, तो डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट से क्या निकलती है, डेन्यूब नदी। राइन नदी कहाँ से निकलती है, राइन नदी निकलती है आल्प्स पर्वत श्रेणी से। तो राइन नदी निकलती है आल्प्स पर्वत श्रेणी से, और डेन्यूब नदी निकलती है क्या बोलते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे इसमें दोनों गलत है, तो दोनों आप कर देंगे। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है, अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील की सीमा निम्नलिखित देश के साथ नहीं लगती है। तो आप तंजानिया से लगती है, केन्या से लगती है, युगांडा से, मलावी से नहीं लगती है। ठीक, आप देखेंगे कि अफ्रीका के मसाई, बंटू तथा जुलू प्रजातियों द्वारा मानव अधिवास क्या कहलाते हैं। तो आप देखेंगे क्रॉल उनको कहा जाता है, मानव अधिवास को। ठीक, फिर आप देखें यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित सुमेलित करें कूट का प्रयोग, तो गर्म हवाएं उनके प्रभावित क्षेत्र हैं। ठीक, तो आप देखेंगे डॉक्टर विंड कहाँ है, वो गिनी के तट पे चलती है।
ब्रिकफिल्डर कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में। हबूब कहाँ पे है? सूडान में है। जोंडा कहाँ है? इंडीज़ के मैदान में है। तो यह 55 का ए हो जाएगा। ठीक, फिर 56 में आप देखेंगे कार्बन के अप्रूप। तो कार्बन के अप्रूप यहाँ पे क्या क्या है? फुलरिंग, चॉइट, कार्बन हाइलाइट, कार्बाइन। निम्नलिखित कोड का प्रयोग कर उत्तर दीजिए। तो इसमें क्या होगा? 56 में आप देखेंगे कि फुलरीन और कार्बाइन दो हैं, चॉइट कार्बन हाइलाइट नहीं है। ठीक, फिर आप 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा कथन ब्लैक गोल्ड शब्द का सबसे अच्छा वर्णन है? तो ब्लैक गोल्ड आप देखेंगे पेट्रोलियम उसके संजात को कहा जाता है। फिर आपको देखेंगे कि इन एक्स-सिटू संरक्षण विधियों के वनस्पति प्राणी उद्यान। तो आप देखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान इन है। इन मतलब होता है जहाँ पे है वहीं पे। एक्स मतलब होता है हम कुछ नया चीज़ स्थापित करते हैं उसके लिए। तो मतलब बाहरी मतलब किसी दूसरी जगह पे। तो आप देखेंगे इसमें वनस्पति उद्यान और प्राणी उद्यान दोनों हैं। ठीक, फिर आप देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन। कौन सी वृद्धि की सीमा सिद्धांत की मुख्य धारणा है? तो वृद्धि की सीमा सिद्धांत की मुख्य धारणा क्या है? सबसे पहले लिमिट्स ग्रोथ एक रिपोर्ट जारी हुई 1972 में। उसमें यह कहा गया था कि पर्यावरण अपनी वहन क्षमता से परे बढ़ते संसाधन उपयोग का समर्थन नहीं कर सकता। ठीक, ये होगा। फिर आप 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जम्बू घोड़ा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो आप देखेंगे गुजरात में जम्बू घोड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। आप देखेंगे प्रदूषकों पर विचार कीजिए। तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NH3 जो हो गया NH3। तो अब देखेंगे इसमें क्या है कि कितने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के तहत निगरानी की जाती है? तो आप देखेंगे तीनों की जाती है। ठीक, फिर आप 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, पेड़ों की पत्तियों में क्लोरोसिस और नेक्रोसिस रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो क्लोरोसिस और नेक्रोसिस रोग स्मॉग के कारण होता है। ठीक, फिर आप देखेंगे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु तथा उनके फसलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा है? सोयाबीन, राइजोबियम जैपोनिकम एकदम सही है। जली फर्न इनाबिना जेजोली आपने पढ़ा भी होगा अर्नचक वगैरह में। लूसर्न राइजोबियम मेलितोली होती है। थोड़ा एक नया नाम है और थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कठिन भी होगा। तो इसमें आप देखेंगे तीनों हैं इसके। ठीक, इसको याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा आप इसको नोट कर लीजिएगा कहीं। चलिए 64 में चलते हैं। देखिए इसे थोड़ा सा वो करा रहे हैं क्योंकि देखिए टेस्ट है। अगर ऐसे में करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और बहुत लंबे डिस्कशन हो जाएगा। स्वच्छ विकास सीडीएम यूनिवर्सिटी के तहत क्योटो प्रोटोकॉल किस धारा के अंतर्गत वर्णित है? तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि ये धारा 12 के तहत। फिर आप देखेंगे निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? गहन परिस्थितन अर्नेस्ट परिस्थितन एजी टॉन्सले एकदम करेक्ट है। पारिस्थितिकी अर्नेस्ट हैकल ने, जी टेलर ने नहीं किया था तो ये गलत हो जाएगा। परिस्थिति ग्रीनेल ने किया था। परिस्थिति तंत्र ने टॉन्सले ने किया था। गहन परिस्थिति अर्जिनेस। ठीक, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्नलिखित किसने की थी? तो आप देखेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? हमारे माइकल फैराडे ने की थी कि जेम्स मैक्सवेल ने की थी, कि अगस्टिन डी कुलाम ने की थी। तो आप देखेंगे क्या होगा इसमें? क्रिश्चियन ऑस्टेड ने की थी। फिर आप देखेंगे 60 पे हम देखेंगे कौन उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यटन विकास से संबंधित योजना है? तो आप देखेंगे डिस्कवर योर रूट्स भी है, इनक्रेडिबल इंडिया भी है, पेइंग गेस्ट भी है। तीनों होगा। टैडपोल का वयस्क के रूप में विकसित होकर मेढक बनना क्या कहलाता है? तो आप देखेंगे कि कायांतरण कहलाता है। टैडपोल का वयस्क के रूप में विकसित होना। स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म मुहारा निम्नलिखित किस एक संस्था के कार्यों में चर्चित रहा है? तो आप देखेंगे कि ये WTO के उससे रिलेटेड है। फिर आप देखेंगे फुमडीज का संबंध निम्नलिखित किसके साथ है? आप देखेंगे लुप्त झील में पाए जाने वाले तैरते द्वीप हैं। ठीक, फिर कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या है, इसमें कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो आप देखेंगे कि इसमें इनका निर्माण धारण के चट्टानों का पर्दन निक्षेपण से हुआ। एकदम सही बात है। और इसमें चूना पड़ता एस्बेस्टस आदि के लिए प्रसिद्ध, एकदम सही है। सूक्ष्म जीवों के प्रमाण मिले हैं? नहीं, सूक्ष्म जीवों के प्रमाण यहाँ पे नहीं मिले हैं, तो ये गलत हो गया आपका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। ये देखिए बागवानी फसलें हैं और उनकी किस्मों के बारे में यहाँ पे नाम दिया गया, उनकी कौन कौन सी किस्में होती हैं। तो आम की अर्का उदय एकदम करेक्ट है। अमरूद का अर्का किरण है। अनार की अर्का निकिता। केला अर्का वैभव। अर्का वैभव केला की नहीं है, तो रजनीगंधा की है। रजनीगंधा ध्यान में रखिएगा। ठीक, आम की अर्का उदय, अमरूद अर्का किरण, अनार अर्का निकिता। अर्का निकिता अनार, अमरूद अर्का किरण, आम अर्का उदय। ठीक, अगले देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख आंवला उत्पादक जिला कौन सा है? तो प्रतापगढ़ है। तो एकदम करेक्ट बात है। फिर देश का कुल आंवला उत्पादन का 60% से अधिक भाग उत्पादित किया जाता है। एकदम करेक्ट बात। तो 1, 2 दोनों सही हो जाएंगे। फिर आप 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चांदी कहाँ पाई जाती है?
तो आप देखेंगे कि वो राजस्थान में। तांबा आप देखेंगे मध्य प्रदेश का एक मलज खंड है, वहाँ पे। बॉक्साइट चूना पत्थर, ठीक। तो ए का थर्ड, अब बी का फर्स्ट और सी का बॉक्साइट। बॉक्साइट आप देखेंगे उड़ीसा, और चूना पत्थर आप देखेंगे एक सेकेंड, आंध्र प्रदेश। हाँ सही है, ये बी ऑप्शन सही है। फर्टिगेशन का मतलब क्या होता है? देखिए फर्टिगेशन का एक एग्रीकल्चर में यूज होता है फर्टिगेशन। फर्टिगेशन का मतलब क्या होता है? फर्टिगेशन का मतलब ये होता है कि जल के द्वारा उर्वरक प्रदान करना, है ना, किसी जिसे उर्वरक और सिंचाई जल दोनों की क्षमता को बढ़ाई जा सके, ठीक। 76 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, नीचे दिए गए कथनों कारणों की व्याख्या कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम ठीक है। फिर आप क्या कहता है कि यह सौर विकिरण के लिए अपारदर्शी है लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए पारदर्शी होती है, एकदम गलत। ये सौर विकिरण के लिए पारदर्शी लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है, यानी यहाँ से नहीं निकल पाती, यहीं पे आ जाती है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ए इज़ ए करेक्ट एंड आर इज़ इनकरेक्ट। चलिए 77 देखते हैं। इसमें दिया गया है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ठीक। तो लाल मिट्टी में देखेंगे आप मूंगफली होता है, काली मिट्टी आप सबको पता होगा कपास होता है, जलोढ़ मिट्टी में आप देखेंगे, जलोढ़ मिट्टी में आप देखेंगे कि गन्ने की खेती अधिक होती है, लैटराइट मिट्टी में आप देखेंगे काफ़ी होता है। तो आप इसमें सबसे पहले क्या, ए का सेकंड बी का फर्स्ट, ए का सेकंड और बी का फर्स्ट कहाँ पे है? तो आप देखिए ये यहाँ पे ए का सेकंड बी का फर्स्ट, अगर आपको इतना मिल गया है तो हम आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको टिक कर सकते हैं। मनुष्य के लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसकी मात्रा कितना होता है? तो आप देखेंगे 1% होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को जल में रखा जाता है? जल में किसे रखा जाता है? सोडियम को, ब्रोमीन को, लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस किसे रखा जाता है? तो आप देखेंगे श्वेत फास्फोरस को जल में रखा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं? इसकी स्थापना 2005 में भारत सरकार के कार्यकारी आदेश द्वारा की गई थी, एकदम करेक्ट है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। गृह मंत्रालय इसकी एक एजेंसी, एकदम करेक्ट है। इसमें अधिकतम 12 सदस्य होते हैं, ये गलत, इसमें 12 सदस्य नहीं होते हैं अधिकतम, इसमें अधिकतम 9 सदस्य होते हैं। तो आप देखेंगे 12 सदस्य नहीं होते, इसमें 9 सदस्य होते हैं, ठीक। आप देखेंगे कि जो संस्थान है उनके मुख्यालय क्या है, जैसे NHPC फरीदाबाद दिया हुआ है, और ONGC देहरादून, एकदम करेक्ट। NTPC का नई दिल्ली में है। IOC का कहाँ है? गांधीनगर में नहीं है, ये तो दिल्ली में है, ठीक। तो नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। ONGC का देहरादून, NTPC का नई दिल्ली, HPC फरीदाबाद। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो अक्टूबर 1958 में की गई, ठीक। आप लोग ध्यान कीजिए, नाफेड की स्थापना कब की गई थी? तो नाफेड की स्थापना की गई थी 1958 में की गई थी, ठीक। नाफेड की स्थापना कब की थी? अक्टूबर 1958 में। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित हुआ जिसके अंदर नेशनल पार्क में वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना, तो आप जानते हैं 1972 में पारित हुआ। देखेंगे कि सही सुमेलित नहीं है, बांध दिया है, नदी दिया है, ठीक। मूसा खंडबाद कर्मनाशा एकदम करेक्ट है। सुकमा डुकमा बेतवा नदी पर, परीक्षा बांध बेतवा नदी पर, झांसी के पास बना हुआ है। गोविंद सागर रामगंगा, तो गोविंद सागर रामगंगा नदी के किनारे नहीं बताया है, ये सहजाद नदी के किनारे। कौन सी नदी है? सहजाद, ठीक। तो सहजाद नदी के किनारे है। फिर अब 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिजनौर से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, करेक्ट है। कानपुर नदी के कानपुर जो है वो गंगा नदी के दाएं तट पर स्थित है, एकदम करेक्ट है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में वृहद चाप का निर्माण करती है, एकदम करेक्ट है। तो यानी इसमें क्या ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित वन्यजीव विहारों को उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए चंद्रप्रभा कब है? तो चंद्रप्रभा आप ध्यान में रखिएगा 1957 में है। और किशनपुर कब है? हस्तिनापुर कब है? रानीपुर कब है? तो हस्तिनापुर कब है? 1986 में। रानीपुर अभी देखेंगे 1977 में है, ठीक। और उसके बाद आप देखेंगे किशनपुर, तो 1972 में। तो किशनपुर कब हुआ? तो 1972 में किशनपुर हो गया। सबसे पहले कहाँ? चंद्रप्रभा। तो देखिए ऑलरेडी पहला होगा, तो मतलब आप एक देख लिए तो 2 ऑप्शन पहले आप काट दीजिए, अब आपको एलिमिनेट करने में आसानी होगी। चंद्रप्रभा 1957 के बाद सबसे पास कौन सा है? किशनपुर 1972 में हुई थी, तो 1 और 4। फिर तीसरा, फिर रानीपुर 77 में हुआ, किशनपुर 72 में हुआ, हस्तिनापुर 86 में हुआ। तो यानी ये होगा, ठीक।
तो आप एक बार और इसको देख लीजिए। कुछ चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1957 में हुई थी, रानीपुर की स्थापना 1977 में हुई थी, किशनपुर की स्थापना 1972 में हुई थी, 1976 में कौन बना था, 1976 में 86 में हस्तिनापुर था। ठीक, आप देखेंगे 2011 की जनगणना के नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या अनुसार निम्नलिखित नगरों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है। ठीक, तो सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो आप देखेंगे इसमें आगरा है, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद की ऑलरेडी ज़्यादा है, तो आगरा इसमें सबसे कम है। चाक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखना संभव क्या होता है, तो ये असंजक बल के कारण होता है। ठीक, फिर आप इनके बारे में जानते होंगे, जगत गुरु रामभद्राचार्य है, जिन्हें 2023 के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया। वे उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते थे, तो आप देखेंगे कि ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से इन्हीं के नाम पर एक श्री रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय भी खोला गया है। ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। 90 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक उपस्थित का पता निम्न में से किसके द्वारा लगाया जाता है, तो प्रस्फुरण गणक के द्वारा लगाया जाता है। ठीक, फिर आप देखेंगे बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो मल्होत्रा समिति की स्थापना। ठीक, मल्होत्रा समिति की सिफारिश के आधार पर बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना 19 अप्रैल, देखिए 19 अप्रैल 2000 को की गई थी। ठीक, ये लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्नकाल संसद का पहला घंटा, शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद, एकदम करेक्ट है, इसमें इनकरेक्ट ढूंढना है। तारांकित प्रश्न पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते, गलत बात। इसके बाद तारांकित प्रश्न जो होते हैं वो मौखिक होते हैं, और मौखिक जो होता है उसके बाद फिर आपको पूरक प्रश्न में पूछा जाए, लेकिन अतारांकित एक लिखित रिपोर्ट होती है जिसके कारण मौखिक प्रश्न नहीं पूछे जाते इसके बाद, तो इसमें इनकरेक्ट में सी होगा। ठीक, फिर चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन में। भारत में निर्धनता की माप हेतु प्रयोग किया जाता है सापेक्ष, निरपेक्ष प्रतिमान, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे हमारे यहाँ निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्योंकि इसमें देखिए न्यूनतम आय और उपभोग दोनों का स्तर होता है, तो आय और उपभोग के स्तर के कारण यहाँ पे क्या करते हैं, निरपेक्ष मान प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। 1857 की क्रांति के केंद्र और उनमें से केंद्र निम्नलिखित युगों में कौन एक सुमेलित नहीं है। देखिए गोरखपुर से गजोधर सिंह सही है, मेरठ से कदम सिंह से थे, सुल्तानपुर से शहीद सिंह थे, मथुरा से नवाज तफज्जल हुसैन मथुरा से थे नहीं, यहाँ से कौन था, देवी सिंह थे, तो देवी सिंह थे, यहाँ से थे, कहाँ से, मथुरा से थे। ठीक, और जो नवाज तफज्जल हुसैन थे वो कहाँ से थे, फर्रुखाबाद से थे। तो ये एक सेकंड आप यहाँ पे लिख लीजिएगा फर्रुखाबाद। ठीक, तो ये फर्रुखाबाद से थे, मथुरा से देवी सिंह थे। चलिए आप देखिए निम्नलिखित कौन सी मैदानी नदी नहीं है, तो गोमती, वरुणा, पांडो, नारायणी, कौन नहीं है, तो आप देखेंगे नारायणी। गोमती है, पांडो है, वरुणा है, लेकिन नारायणी नदी जो है वो मैदानी नदी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा, नवीकरण योजना, आवास, कृषि, निम्नलिखित कितने क्षेत्र प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत PSL लैंडिंग रेट के तहत ऋण के लिए पात्र माने जाते हैं, तो कितने माने जाते हैं, तो आप देखेंगे चारों को माना जाता है। ठीक, फिर आप देखेंगे गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, गरीबी और साझा समृद्धि पर रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो आप देखेंगे यहाँ पे IMF है, UNDP है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड है, और विश्व बैंक है। UNDP, IMF, तो इसमें कौन पारित करता है, विश्व बैंक। गरीबी और साझा समृद्धि विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। फिर आप देखें पोषण, उपभोग और उत्पादन का संबंध किस SDG से, देखिए SDG टोटल देखिए 17 है, आप 17 गोल्स को अच्छे से याद करिएगा। SDG 4 नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक, SDG 14 ये है उत्पादन और उपभोग पर नियंत्रण करने से संबंधित है। ठीक है, 9 नहीं है, 11 भी नहीं है, तो इन दोनों को कट के, लेकिन इनको आपको पता होना चाहिए। ठीक, शुद्ध घरेलू उत्पाद के विषय में क्या सत्य है, शुद्ध घरेलू उत्पाद के विषय में क्या सत्य है, तो आप देखेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद हमेशा उस वर्ष की GDP से कम होगा। जितनी GDP है उससे कम क्या होता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है। ठीक, 100 नंबर में आप देखेंगे किस अर्थव्यवस्था के अस्फीति के कारणों में क्या शामिल नहीं है, तो अस्फीति के कारणों में क्या शामिल नहीं, आपूर्ति के सापेक्ष मांग में अधिक को शामिल नहीं किया जाता है। मांग की सापेक्ष आपूर्ति में अधिक को शामिल किया जाता है, लेकिन आपूर्ति के सापेक्ष मांग में अधिक को शामिल नहीं किया जाता। उत्पादकों बीच अधिक सरकार द्वारा टैक्स हॉलिडे ये शामिल किया जाता है। ठीक, जब क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 101 नंबर। ठीक है, मुद्रा स्कीम कब प्रारंभ है, चूँकि इसके 10 साल हो गए हैं, तो 2015 प्रारंभ की गई। एक पारिभाषिक शब्दावली वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सरकार को उधार दिए जाने से संबंधित है, तो आप देखेंगे SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, इसके आधार पर वो सरकार को उधार देती है।
लाइकेन के संबंध में सही क्या सही है, तो आप देखेंगे कि लाइकेन क्या होता है, वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। लाइकेन वहीं पाए जाते हैं जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए लाइकेन वहीं पाए जाते हैं जहाँ वो लाइकेन, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो जिस ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं भी पाए जाते हैं जहाँ पे वायु प्रदूषण नहीं भी होता, तो ये गलत है। 104 में देखते हैं, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने वाले पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो भाप की गुप्त ऊष्मा होती है ना, उसका मान जल की गुप्त ऊष्मा से अधिक होता है। ठीक, इसकी वजह से निम्नलिखित में से वाटर गैस का प्रमुख घटक क्या है, तो वाटर गैस का आप देखेंगे प्रमुख घटक है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। मीथेन, एथेन आप जानते हैं कि एलपीजी गैस, ब्यूटेन, प्रोपेन आप देखेंगे कि जो सिलेंडर में यूज होता है उसको मीथेन, ईथेन, प्रोपेन का, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, और इसमें सीएनजी मीथेन इथेन में होता है। देखेंगे 106 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी कितनी होती है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखेंगे प्रकाश के निम्नलिखित में से किस एक गुण की व्याख्या उसकी प्रकृति को तरंग मानकर नहीं की जा सकती, उसकी प्रकृति को तरंग मानकर नहीं की जा सकती, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक, देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे 112 नंबर है क्वेश्चन, ये देख लीजिए, इसको आप सॉल्व करके और उसमें कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। कुछ थोड़ा आप लोग भी मेहनत कीजिए ना। 113 नंबर है, देख लीजिए, 114 है, 115 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20। यहाँ से देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शेष युग्मों से भिन्न है, तो आप देखेंगे दवात कहाँ रखी जाती है, स्याही में, डिब्बा, तेल में डिब्बा, थैले में कपड़ा, नाव में जहाज। ये थोड़ा सा गलत है, क्या नाव में जहाज थोड़ी ना रखी जाती है। ठीक, अब आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। फरवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जलवायु वायु जोखिम सूचकांक 2025 जारी किए गए। देखिए यूएनएफ नहीं जारी करता, इसको जर्मन वाच जारी करता है, तो ऑलरेडी ये गलत हो गया ऑप्शन। इस सूचकांक में सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत को 6ठा स्थान प्रदान किया गया है, तो एकदम करेक्ट बात है कि इसमें भारत को 6ठा स्थान दिया गया, तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, अब देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें भारत का 96 स्थान रहा है। ठीक, अब देखेंगे 123 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में किस एक ने तेल उत्पादक निर्यातक देशों के समूह ओपेक प्लस के सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया है? कौन सा ऐसा देश है जो ओपेक प्लस में शामिल होने का निर्णय लिया? तो ब्राज़ील, और बाहर कौन निकला? अर्जेंटीना, याद रखना। प्रोजेक्ट वाटरवर्क के संबंध में आप देखेंगे, यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा की सबसे केबल प्रणाली योजना है, एकदम करेक्ट है। इस केबल परियोजना को 2030 तक शुरू होने की संभावना एकदम करेक्ट है। यह परियोजना भारत सहित कुल 4 महाद्वीपों को जोड़ेगी, तो ये गलत है। देखिए यह 5 महाद्वीप में आप देखेंगे कि अमेरिका है, भारत है, ब्राज़ील है, दक्षिण अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया है, टोटल 5 हो। तो कौन कौन से? अमेरिका, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, यानी टोटल 5। तो आप देखेंगे, और इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? ये सही होगा, इसकी जगह 5 होगा। ठीक, इसमें आप ध्यान में देखिए यूएसए, इंडिया, अफ्रीका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम कंप्यूटर में क्रांति लाने के लिए उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसके द्वारा मेजरॉना फर्स्ट नामक एक चिप लॉन्च की गई? बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप हाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे लिख लीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक, क्योंकि इसको यूपीएससी ने भी अपने क्वेश्चन पेपर में भी पूछा था। फिर 126 में आप देखेंगे, विश्व का अग्रणी जैविक व्यापार मेला बायोफैक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बायोफैक का आयोजन, विश्व का सबसे बड़ा जो व्यापार मेला था, उसका न्यूरमबर्ग जर्मनी में किया गया। ठीक, फिर आप देखेंगे निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला को पर्यावरण क्षेत्र में असाधारण कार्य करने हेतु प्रसिद्ध
टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार हेतु नामित किया गया, तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया। ठीक, किसको दिया गया? तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, गुजरात राज्य सरकार द्वारा इन प्राउड नामक भारत की पहली सरकार प्रेरित पहल शुरू की गई। तो देखिए, गुजरात सरकार द्वारा नहीं शुरू की गई थी एन प्राउड पहल, जो कि जो अनुपयोगी दवाएं थी उनको सुरक्षित संग्रह निपटान पर केंद्रित करने के लिए यह किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये केरला सरकार द्वारा शुरू हो गई थी। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है और ऑप्शन हमारा बी बचता है। ठीक, और 129 देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई आयकर विधेयक की जांच हेतु 31 सदस्यों की प्रवर समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवर समिति के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठन की, जिसका अध्यक्ष वैजयंत पांड्या को। ठीक, फिर 130 नंबर क्वेश्चन आप देखें, यहाँ पे देखिए व्यक्ति हैं, उनकी नियुक्ति है। शशिकांत दास क्या है? प्रधान सचिव पीएम के। तुलसी गाबार्ड, अलेक्जेंडर लुकास सेकी, इनको राष्ट्रपति ब्राज़ील का नियुक्त किया गया है। ठीक, काश पटेल को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक यूएसए, तुलसी गाबार्ड एफबीआई के निदेशक बनी है। तो आप यहाँ पे क्या, काश पटेल, यानी काश पटेल क्या है? तो आप देखेंगे राष्ट्रीय खुफिया निदेशक है, तो एक वो एफबीआई के निदेशक काश पटेल हैं। ठीक, शशिकांत दास, तो बी का फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट आप अगर तीन भी, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, तीन भी आपको नहीं पता है ना, तो आप देखिए बी का फर्स्ट आप देखेंगे ये यहाँ पे है, तो आप ये देखिए आराम से इसको टिक कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 131। हिंद महासागर सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार दियो, कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। फरवरी 2025 में इस सम्मेलन का आयोजन मस्कट में हुआ, करेक्ट है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया, तो ये भी करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आप करेंगे 132। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की आधिकारिक सूचना जारी की गई। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए यह सूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई? तो आर्टिकल 356, आप जानते हैं अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर राष्ट्रपति द्वारा जब राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर और राज्यपाल के अनुरोध के आधार पर क्या करता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक, राष्ट्रपति द्वारा राज्य में, किसी भी राज्य में। और आर्टिकल 352 मैंने आपको बताया था आपातकाल लगता है इससे। 360 का आप जानते हैं वित्तीय आपातकाल लगता है। ये आर्टिकल 358 क्या है? वो मौलिक अधिकार आपातकाल में जो लागू करने से आर्टिकल 19 और 20 को है। ठीक, आप देखेंगे यहाँ पे सूडान वायरस रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, अफ्रीकी देश सूडान में इस वायरस के प्रकोप की पुष्टि WHO द्वारा जारी की गई। कहाँ पे? सूडान में। इसे रक्तस्रावी बुखार के रूप में भी जाना जाता है। देखिए सूडान वायरस रोग है, आप इसके नाम से आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे कि सूडान वायरस रोग, तो इसका मतलब ये सूडान होगा। सूडान नहीं होगा, ये युगांडा में है। युगांडा में सूडान वायरस नामक एक जो रोग है वो वहाँ पे उसके प्रकोप की पुष्टि WHO द्वारा की गई है, और जो कि रक्तस्रावी बुखार के रूप में भी जाना जाता है। तो आप सूडान वायरस रोग, आप सूडान मत लगाइएगा, आप उसको युगांडा करिएगा। ठीक, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, ऑप्शन बी सही है। मस 6000 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। डीप ओशन मिशन के तहत विकसित मानव पनडुब्बी है, इसका विकास DRDO द्वारा रक्षा मंत्रालय के सहयोग से किया गया। तो देखिए, तो आप देखेंगे ये डीप ओशन में एकदम करेक्ट है। DRDO नहीं, इसका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। देखिए मत्स्य पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। आप देखेंगे फरवरी 2005 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस देश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी सोहली अख्तर को एंटी करप्शन कोड के तहत 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया? तो आप देखें 5 वर्ष के बांग्लादेश की जो खिलाड़ी हैं सोहली अख्तर को प्रतिबंधित किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 136। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो USA द्वारा। ठीक, AI एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आप देखेंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया। ठीक, फिर 138 देखेंगे। किस देश ने कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य प्रबंधन को लेकर गहरे मतभेदों के कारण WHO से बाहर निकलने का निर्णय लिया? किसने लिया? अर्जेंटीना ने। ठीक, फिर आप देखेंगे
भारतीय सेना द्वारा कोलकाता में स्थित अपनी पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया, विजय दुर्ग रख दिया, ना कि विजय स्तंभ में लगा देना। ना देखिए, ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन। 140 करिएगा। कौन सा देश चीन के BRI के प्रोजेक्ट से हटने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश बना है? तो आप देखेंगे अभी हाल में चर्चित रहा है कि पनामा इससे बाहर निकल चुका है। ये हमारा देखिए GS का जो था वो पेपर हो चुका है। अब हम यहाँ पे जो हिंदी से रिलेटेड है उसको यहाँ पे देखते हैं। ठीक, देखिए इसमें विलोम शब्द है, जड़ता का चेतन है, चिरंतन नश्वर है, निद्रा का सुसुप्ति है। देखिए निद्रा का सुसुप्ति नहीं होता है, निद्रा और सोना सुसुप्ति एक ही चीज़ होता है। निद्रा का होता है जागरण, ये बेमेल है। गहरा का छिछला एकदम सही है, ये सही है। फिर 142 में आप देखेंगे क्या पूछा है कि दुर्गत क्या सुगति होता है। निंदनीय का क्या होता है, आप सभी देखेंगे कि निंदनीय का क्या होता है, प्रशंसनीय भी, अनिंदनीय भी होता है, अभिनंदनीय भी होता है, सभी होगा। ठीक, फिर आप देखें कौन सा एक अधिकृत का सही विलोम है, तो अधिकृत का अनधिकृत दिया है, प्राधिकृत दिया है, अनाधिकृत दिया है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि इसमें होगा अनधिकृत ना कि अनाधिकृत। ठीक, खेचर का क्या होगा, खेचर का जलचर है कि भूचर उरग, तो इसमें क्या होगा, नभचर होगा। ठीक, भूचर नभचर उरग, देखिए नभचर और भूचर को कन्फ्यूज, इसमें भूचर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 146 में आप देखिएगा, देखिए वाचाल का मुखर, विरह का क्या दिया है, विछो, ये देखिए गलत है, विरह का विछो नहीं होता है। ठीक, यहाँ पे विरह मिलन का, विरह का होता है मिलन। अव्यवस्था का कुव्यवस्था, अव्यवस्था का कुव्यवस्था दिया है, नहीं अव्यवस्था का व्यवस्था होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। दुर्बल का निर्बल, बिल्कुल ये नहीं होता, सबल होता है यानी मजबूत, तो ये भी गलत है। तो आप देखेंगे 2, 3, 4 इसने पूछा कौन सा त्रुटिपूर्ण है, तो 2, 3, 4। 147 देखिए भीरू का क्या है, देखिए भीरू का क्या होगा, भीरू का क्या होगा, साहसी होगा। तो भीरू यहाँ पे है, तो भीरू का आप देखेंगे साहसी। ठीक, फिर स्वामी का क्या होगा, स्वामी का क्या होगा, स्वामी शब्द का सही विलोम क्या होगा, दास, भृत्य, सेवक, सभी होगा। ग्रंथित का क्या होगा, तो ग्रंथित का विलोम क्या होगा, विकीर्ण होगा, कुंठित मत कर देना आप लोग। विकास का क्या होगा, विकास, विकास का होगा ह्रास। ठीक, फिर आप देखेंगे 151 में कौन सा तद्भव शब्द है, तो अब देखेंगे ड्योढ़ा का क्या होता है, ड्योढ़ होता है, क्या होता है, ड्योढ़ा। ड्योढ़ा एक प्रकार का तद्भव शब्द है, अर्घट एक प्रकार का तत्सम शब्द है, तो यहाँ पर ड्योढ़ा का ड्योढ़ वो क्या होता है, तत्सम होता है। सौभाग्य एक प्रकार का तत्सम शब्द है, मस्तक भी तत्सम शब्द है। ठीक, सौभाग्य का तद्भव क्या होता है, सुहाग। मस्तक का क्या होता है, माथा। ठीक, तो माथा का मस्तक ये तत्सम है, सौभाग्य भी तत्सम है। अब यहाँ पे कौन सा एक बेमेल है तत्सम तद्भव में। ठीक, तो आप देखेंगे निडर का निडर दिया हुआ है यहाँ पे, ये निडर का निर्दर का निडर नहीं, बल्कि पहला का प्रथिल, तलवार का तरवार, ग्वाल का गोपाल, ये सब सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पल्लव, पल्लव का किसका तत्सम शब्द है, पल्लव पल्ला का, पलंग का, पल्ला का, पापड़ का, किसका है, तो आप देखेंगे पल्ला का। एक तद्भव शब्द इसमें क्या है, यदा है कि बीन है, घटका है कि छार है, तो खार का छार ये तो तत्सम हो गया। ठीक, बीन का क्या होता है, देखिए बीन एक प्रकार से तद्भव है, तो इसका वीणा तत्सम होता है। घटका ये भी तत्सम है, यदा भी तत्सम है कि जब का यदा होता है। खिचड़ी का तत्सम क्या है, खिचड़ी के क्या तत्सम है, तो खिचड़ी का तत्सम क्या होता है, तो वो है क्रसर। फिर आप देखेंगे यहाँ पे तत्सम शब्द क्या है, अहीर, अहेर, ईंधन, ईंट, तो आप अहीर का क्या होगा, नहीं होगा, ईंधन होगा। अहीर का अहेर आप जानते हैं कि तत्सम ये तत्सम शब्द है। और ईंट इष्टिका की भी देखिए ये तत्सम शब्द है। देखिए ईंट क्या है, तद्भव, अहेर क्या है, तद्भव, अहेर क्या है, तद्भव, ईंधन क्या है, तत्सम। याद किसका तत्सम रूप है, तो याद का आप देखेंगे कि याद का होता है जाना का, न कि जानना का। कौन सा एक तत्सम रूप में सही है, तो आप देखेंगे मत्सर, भाद्रपद, वामन, पासिका, ये सही है। मत्सर, देखिए मच्छर का मत्सर होता है और भादों का भाद्रपद होता है। ठीक, ठीक, अब देखेंगे 159 क्वेश्चन देखेंगे।
एक तत्सम शब्द कौन है, तो आप इसमें देखिएगा, देखिए कौन है, उद्गत, ये तत्सम है। जजमान तद्भव है, कैथा तद्भव, औंधा तद्भव, ठीक। फिर इसमें देखेंगे तत्सम तद्भव, इसमें किस तरह से अशुद्ध है, तो धुआं का धूम, भेड़िया का वृक्क सही है, घोड़ा का घोटक सही है, ध्वनि का धुन ये गलत है। हर्निश किसका पर्यायवाची शब्द है, तो हर्निश किसका पर्यायवाची है, नित्य का, ठीक। विष्णु शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है, तो विष्णु शब्द का विरंची, विरंची विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, ये तो ब्रह्मा का है। ब्रह्मा का पर्यायवाची विष्णु है। अच्युत माधव चक्रपाणी ये विष्णु के पर्यायवाची हैं। शशक निम्न से किसका पर्यायवाची है, तो शशक किसका है, 163 में आप देखेंगे शशक खरगोश का है। पर्यायवाची में कौन सा बेमेल है, हंस सुता यमुना का है, सायक बाण का है, वामा पत्नी का है, इंद्र पिसून ये बेमेल है। पिसून चुगलखोर का पर्यायवाची है, ठीक। पॉलस किसके पर्यायवाची में प्रयुक्त नहीं होता है, तो पॉलस आप जानते हैं कि स्वर्ण के पर्यायवाची में सोम का हेम स्वर्ण होता है, लेकिन रावण कुबेर और चंद्रमा के में प्रयुक्त होता है, ठीक। कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है, तो आप देखेंगे कि बंदर, प्लवंग साकी मृग कीस बहु ये बंदर का पर्यायवाची है। वाचा गिरा ब्रह्मी ये विधात्री ये किसका पर्यायवाची है, सरस्वती का है। प्रभंजन नवप्राण प्रकंपम वात ये किसका है, वायु का है। रतीश मंजात कपोत रक्तलोचन, कपोत और रक्तलोचन जो है वो किसका है, कबूतर का, लेकिन मंजात और रतीश नहीं है, तो इसमें यह होगा, ठीक। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध क्या है, नाहर साधु के है, तोयद, तो बादल देखिए तोयद पयोधर नीरद ये क्या है, तोयद पयोधर नीरद बादल का है। नाहर साधु के किसका है, सिंह का है। अच्युत स्वरूप चक्रपाणी किसका है, विष्णु का है, तो यानी सभी शुद्ध हैं। आप देखेंगे भूसर भूदेव महेश्वर किसके पर्यायवाची हैं, तो आप देखेंगे ब्राह्मण का। जानकी का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, तो आप देखेंगे जानकी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चपला। निम्नलिखित में शब्दों में कौन एक भिन्न है, तो आप देखेंगे कि इसमें वित्त विभूत द्रव्य गाछ, इसमें क्या भिन्न है, गाछ। क्या 170 सूर्य जिस पर्वत से निकलता है उसको क्या बोलते हैं, तो सिर जिस उसको बोलते हैं उदयाचल। क्षिप्रहस्त क्या होता है, क्षिप्रहस्त होता है जिसका हाथ बहुत तेज चलता है। अब देखेंगे 173 में हाथों में रहना आंतरिक सही है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके। गोचर हाल की ब्याही स्त्री नवोड़ा, जिसका जड़ आधार का पता न हो। दुर्जय, दुर्जय नहीं होता है, वो निर्मूल होता है, निर्मूल, ठीक। जो अधिक समय तक जीवित रहने के इच्छुक के लिए क्या हो, जो अधिक समय तक जीवित रहने के इच्छुक को जिजीवसु कहते हैं। कौन सा एक बेमेल है, जो अवैध संतान हो वो जाराज होता है, ठीक। जो अवैध संतान उसको क्या बोलते हैं, जाराज बोलते हैं। इसमें एकदम करेक्ट है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक बोलते हैं, जो ऊंचे कुल में कुलीन हो। जिसका तुम शूद्र वर्ण में, वो शोषित नहीं बोलते हैं उसको। जिसका शोषण किया हुआ वो तो शोषित होता है। जिसका शूद्र वर्ण में उसको अंत्यज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंत्यज, ठीक। प्रताड़ित, प्रताड़ित शब्द किससे बना, प्रताड़ित शब्द उचित वाक्य जिसकी ठगी की गई हो। अनागत शब्द के लिए क्या होता है, जो नहीं आता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है 178 आप देखेंगे। करने की इच्छा को क्या बोलते हैं, चिकित्सा। जिसे मोल लिया गया हो उसको क्या बोलते हैं, जिसे मोल लिया गया हो उसको बोलते हैं कीर्त। गद्य पद्य मिश्रित चंपू बोलते हैं। वेग पूर्वक गमन करने वाला तुरंग बोलते हैं। करने की चिकिर यानी ए का सेकेंड, बी का थर्ड, टी का फर्स्ट। ये हृदय का विदारण करने वाला दृश्य उसको क्या बोलते हैं, जो हृदय को विदारित कर दे उस दृश्य को क्या बोलते हैं, हृदय विदारक। जो प्राप्त ना हो सके उसको क्या बोलते हैं, जो प्राप्त ना हो सके, अप्राप्य। विशेषण नहीं है, तो देखिए इसमें बुभुक्षा नहीं है। तृष्णावान तृष्णा से, प्राण से, चंद्रिका में चंद्रिका से, लेकिन बुभुक्षा नहीं है। 182 में मौलिक सर्वनाम विशेषण, विधेय विशेषण, यौगिक विशेषण, प्रविशेषण से क्या कहते हैं। तब देखिएगा मौलिक सर्वनाम बिना रूप परिवर्तन के, मौलिक सर्वनाम से बिना रूप परिवर्तन यथारूप जो प्रयुक्त होता है उसको मौलिक सर्वनाम कहते हैं, ठीक।
अब देखेंगे विधेय विशेषण क्या होता है। विधेय विशेषण जो विशेषण की विशेषता बताए उसे विधेय विशेषण बोलते हैं। जो विशेषण विशेष के बाद आए उसको क्या बोलते हैं, विशेष के बाद आए उसको क्या बोलते हैं, विधेय विशेषण जो विशेष के बाद आए। ठीक। प्रविशेषण जो विशेषण किसी विशेषण के बाद आए। ठीक, यानी ए होगा इसमें। 183 में अब संख्यावाची विशेषण तृतीय श्रेणी निम्नलिखित में किस प्रकार का विशेषण है, तो आप देखेंगे तृतीय श्रेणी का क्रमवाचक रहता है। लेकिन वास्तविक में प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है। तो प्रविशेषण का प्रयोग किसमें किया गया है, तो आप देखेंगे कमला अति सुंदर लड़की है। अब देखेंगे कमला अति सुंदर लड़की है। वाक्य में आप देखेंगे अति जो है सुंदर का प्रविशेषण है, जो विशेषण से पहले आ जाता है उसको अति। जैसे ये सुंदर एक प्रकार का विशेषण है, सुंदर लड़की। ठीक, जिसमें अति क्या हो गया, प्रविशेषण। एक विशेषण पद क्या है, तो एक विशेषण पद इसमें आप देखेंगे दानव है। कर्म जो है विशेष है, ऋषि भी है, अधिकरण कर्म। मूर्ति के समान पद का सही विशेषण क्या है, जो मूर्ति के समान होता है उसको निर्वाक बोलते हैं। ठीक। 187 आप देखिएगा रोम का रोमिल सही है। उपनिषद औपन्यासिक, वाद का वादी, शक्ति का सार्थक, ये गलत है। कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है, तो आप देखेंगे भ्रंश, तो भ्रष्ट का हो गया। रूढ़ आप देखेंगे भ्रंश भ्रष्ट का, रूढ़ रूढ़ का हो गया। युक्त का युक्ति, मृदु का मृदुल, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या नहीं होगा, भ्रंश भ्रष्ट का। पाव भर शेर भर मन भर इत्यादि किस प्रकार के विशेषण। पाव भर शेर भर मन भर परिमाण, एक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आप देखेंगे गुलाब के फूल मुझे पसंद है, तो इसमें किसी प्रकार का विशेषण नहीं है। ये राम ने, इसमें है राम ने रोटी, वह लड़का दूध देकर चला गया, दूध देकर चला गया, किसी प्रकार का विशेषण नहीं है। एक अशुद्ध है, तो आप देखेंगे इसमें सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञानता है। ये एकमात्र से ही आप जहाँ एकमात्र ये लगाओ तो आप समझिए ये अशुद्ध है। बाकी शुद्ध जैसे कि प्रथम हतार एकदम सही, वाक्य अंतर पर सब त्रुटिपूर्ण है, एकदम सही है। शुद्ध वाक्य का चयन करें तो आप देखेंगे हमारे ऊपर पूज्य पिताजी का, पूज्य, ये पूज्य गलत है, पूज्य पिताजी का आशीर्वाद है। ठीक। अशुद्ध वाक्य का चयन करें, इसमें देखिए चहचहा रहे पक्षीगण हर्षाक पर है, अठंट कठिन है और उसके केस भुजंगी जैसे काले हैं, एकदम सही है। दिन दहाड़े डाका और चोरी, दिन दहाड़े डाका और चोरी करते हैं। ठीक, तो दिन दहाड़े डाका मारते और चोरी करते, ये एक शुद्ध वाक्य है। इसमें आप देखेंगे क्या हो सकता है 194 में एक शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य में आप देखेंगे अधिकतर विद्यार्थी सांतर एकदम से गलियों को चौड़ी कर ये गलत है। बारात भी गलत है। अभी वह यहाँ से गया तो सही होता, लेकिन ही ये गलत हो गया। ठीक। 195 में अशुद्ध वाक्य आप देखेंगे पुष्पों का प्राकथन परिचयात्मक होता है, एक अशुद्ध कथन लग रहा पहली दृष्टि में हमको। भगत सिंह गुदड़ी के लाल थे, सही है। मैं दर्शन करने आया तो एकदम सही है। एक मार्ग सबसे सुंदर होता है, एकदम सही है, यानी ये गलत है। अशुद्ध अध्यात्म, देखिए अध्यात्म होता है, अध्यात्म नहीं होता है। अध्यात्म, हाँ अध्यात्म से जामाता से मिथिलेश नहीं मिथिलेश होता है, यहाँ मिथि ई की मात्रा लगेगी। ठीक। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें क्या होगा, तो आप पयाहपान, दरिद्रता। क्वेश्चन नंबर 97 है दारिद्रता, तो इसमें दारिद्रता नहीं होता है, देखिए दरिद्रता होता है, दरिद्रता। पयापान, इसमें विसर्ग का प्रयोग है। उन्मीलित है, यशो लाभ है, एकदम सही है, ये नहीं होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें देखेंगे 198 में, तो दिग्जाल है। एक शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, तो इसमें जैसे क्या है, अजमाइश है, प्रतिष्ठा है। यार प्रतिष्ठा, मुमूर्षु, प्रतिष्ठा होगा गलत। श्रुतलिप होता है, अजमाइश ये भी गलत, आजमाइश ये सही है। अपनी वाला शब्द कौन सा है, तो इसमें सभी वर्ग शुद्ध है। चलिए दोस्तों, यहीं पे इस क्लास समाप्त करते हैं। आपको टेस्ट ये कैसा लगा आप इसको सॉल्व करिए, खुद से करिएगा। जैसे भी आपको लगे तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।